दोस्तों फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। इस वीडियो में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और ये हमारी ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, चैप्टर 11 वाटर इन द एटमॉस्फेयर, इससे संबंधित है और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले जो लेक्चर रहेगा, जो पहला पार्ट, उसमें हम वाटर वेपर के बेसिक्स को समझेंगे और इनसे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम ड्यू पॉइंट समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आए हैं। इसके बाद ड्यू, फ्रॉस्ट, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा उसमें हम कंप्लीट क्लाउड्स के ऊपर, देखिए क्लाउड एक ऐसा टॉपिक है जिनसे हर साल लगभग सवाल देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक 30-35 सवाल रहेंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये जो टर्म्स है यहाँ पे आएंगे ना फर्स्ट पार्ट में, जिनमें आपसे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कंडेंसेशन क्या है, स्नो क्या है, स्लीट क्या है, या उसके बाद ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, ह्यूमिडिटी किस तरीके से मेजर होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ऐसे ही बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, काफ़ी आसान भाषा में हम चीज़ों को कवर करेंगे। नाउ हम बात करेंगे चैप्टर 11 की, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ये छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, बट काफ़ी शॉर्ट है। ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का। जैसे ही हम एक दो पैरा खत्म करेंगे, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चलेंगे। कोशिश रहेगी कि ये जो टेक्निकल टॉपिक है इसे मैं आसान भाषा में समझा पाऊँ, बेहद लेमैन लैंग्वेज रहेगी, इवन आप बिगिनर भी हैं तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वाटर वेपर की बात करते हैं। क्या है ये? जल वाष्प, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वाटर है ये गर्म होने के बाद गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसे ही तो कहते हैं जलवाष्प। सिंपल सी तो बात है, नाम से ही पता चल रहा है वाटर के वेपर की बात कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ये कितना परसेंट है? तो लगभग 0 to 4% देखने को मिलेगा। और इसका रोल हम देखेंगे, बहुत बड़ा रोल है। इवन ग्रीन हाउस गैसेस के टाइम पे भी हम इन चीज़ों का दोबारा डिस्कशन करेंगे। वाटर 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, सबको पता है ये बात। मॉइस्चर कहाँ से आता है? तो हमें पता है वाटर बॉडी से मॉइस्चर आएगा। जहाँ पे पानी रहेगी वहाँ पे हीट अगर पड़ी तो ये इवापोरेट करेगी चीज़ें, और इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से ये जलवाष्प बनेगा। ठीक है, काम की बात यहाँ पे क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग आई थिंक 3 से 4 टर्म्स जो है देखने को मिलेंगे। ये टर्म्स पे क्वेश्चन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। क्या है ये आर्द्रता? जो हवा है ना, हवा, इसमें वाटर वेपर मौजूद होते हैं। हमें पता है कि हवा में कुछ ना कुछ परसेंटेज वाटर वेपर की रहती है। तो ये जो हवा में वाटर वेपर यानी जलवाष्प की मौजूदगी है, इसे ही हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। बहुत आसान टर्म है, और नमी से आप एसोसिएट कर लीजिए, ठीक है। खास करके बारिश के टाइम पे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है हवा में, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज में हम कई सारे वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं इसके लिए। कपड़े भी सूखने में देरी होती है इसी ह्यूमिडिटी के कारण। तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा वाटर कंटेंट मौजूद होता है वेपर्स के रूप में। खैर, हम आगे बात करते हैं। काम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एक और टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोनों को ध्यान से समझिए। देखिए एब्सोल्यूट, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाएगी। तो जो एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट है किसका? वाटर वेपर का, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी परसेंटेज है वाटर वेपर की, एक्चुअल परसेंटेज, एक्चुअल अमाउंट, चाहे वो जिस भी रूप में रिप्रेजेंट करें हम, वो कहलाती है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म में हम इन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? तो जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर की यानी जलवाष्प की, वही कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नाउ आगे बात करते हैं कि इसे किस रूप में हम मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात अभी हमने डिस्कस करी कि वाटर वेपर का जो भी वजन रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यही चीज़ तो कहलाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम क्यों? क्योंकि ये बता रहा है वाटर का क्या वेट है, क्या अमाउंट है, ठीक है। बाय में सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि वॉल्यूम से ही तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना कि एयर की क्या वॉल्यूम है, उसी के अकॉर्डिंग तो ये आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितनी ह्यूमिडिटी है। अच्छा, ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं यानी हवा में क्या परसेंटेज है जलवाष्प की, तो ये चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर किसी जगह का तापमान गर्म है तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें अलग रहेंगी। अभी क्या रहेगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी या कम रहेगी, वो चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस इस बात को समझिए कि टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा या नहीं, ऑब्वियसली पड़ेगा। और ये जो ह्यूमिडिटी है ये टेम्परेचर पर ही एंटायरली डिपेंड करेगी। जैसा टेम्परेचर वैसी आर्द्रता, वैसी हवा में नमी। अब देखना, यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं ना, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट को
घुमा फिरा करके एनसीईआरटी में जो है बहुत डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं की गई ये चीज़ें, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और अभी हम 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है कुछ कंपैरिजन की बात होगी। तो इसमें क्या कंपैरिजन की बात है देखते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना, फ्रैक्शन, उसी तरीके का ये फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। बट ये सब चीज़ें हमें नहीं समझनी। जो समझना है वो ये कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम क्या न्यूमरेटर में रखते हैं, मॉइस्चर कितना मौजूद है हमारे एटमोसफेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉइस्चर कंटेंट, कितनी नमी है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट। और इसको हम कंपेयर करते हैं कि फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिलहाल आप मत सुनिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। हमें बस ये समझना है कि हमें डिनोमिनेटर में ये रखना है कि कितनी कैपेसिटी है मॉइस्चर की, फुल कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर, फुल कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर। यानी एक एयर में कितना मैक्सिमम परसेंटेज मॉइस्चर होल्ड किया जा सकता है, वो हम रख रहे हैं डिनोमिनेटर में। और एक्चुअल में कितना मॉइस्चर है, परसेंटेज अलग होती है। लेट सपोज यहाँ पे मॉइस्चर जो है 90% तक होल्ड करके ये एयर रख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, जिसमें हम कह रहे हैं फुल कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर। जबकि हम न्यूमरेटर में क्या रख रहे हैं कि वास्तव में, एक्चुअल में उस प्रेजेंट टेम्परेचर में कितना मॉइस्चर है। अगर आपको 1% का भी कंफ्यूजन आया है तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और खुद से अटेम्प्ट करिए पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। सो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, हमसे क्या पूछा गया, ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पूछी गई। तो अभी हमने क्या कवर किया, क्या ये कोई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की डिपोजिशन है? बिल्कुल गलत है। क्या ये कोई सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट है? नहीं। क्या ये छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के? नहीं, गलत है। आंसर क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी जो नमी की मात्रा है, वही तो आर्द्रता कहलाती है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, तो जो एयर में नमी की मात्रा है वही कहलाती है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी सीडीएस में पूछा गया और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे पूछा गया कि जो ह्यूमिडिटी है एयर की, जिसे हम परसेंटेज में मेजर कहते हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट है, स्पेसिफिक है, रिलेटिव है, या सारी ही चीजें हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि जो ह्यूमिडिटी है, जो एयर मेजर्ड है, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड इन परसेंटेज, यानी क्या ह्यूमिडिटी है हवा की, वही तो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हम इसे कंपेयर करते हैं परसेंटेज में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एज कंपेयर टू फुल कैपेसिटी। यानी एक्चुअल में कितना परसेंटेज है वो न्यूमरेटर में रखिए और डिनोमिनेटर में रखिए कि फुल कैपेसिटी कितनी है, यानी कितने परसेंटेज वो होल्ड कर सकता है नमी को, एयर। अब ये सवाल बेस्ट सवाल है, द बेस्ट क्वेश्चन है ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे बेस्ड। क्योंकि इसमें लोग इतना कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, जो भी हो। अभी हम दोनों चीजों पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप पहले इसे अटेम्प्ट करिए खुद से। हाँ, तो आपसे पूछा गया कि तापमान से क्या रिलेशन है, तो वही मैंने कहा था कि मैं आपको सही वक्त आने पर समझाऊंगा कि टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। हाँ, तो टेम्परेचर से कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव, इसका नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना इम्फेसिस कर रहा हूँ इस पर, और इस पर बहुत कन्फ्यूजन भी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो हो उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट लिख लेना, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और बाय में आपको क्या रखना है, बाय में आपको रखना है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर कैन होल्ड। ठीक है, मैक्सिमम कितना जो है एटमॉस्फेयर होल्ड कर सकती है। यह है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर किसी जगह का लेट सपोज बढ़ गया। अगर किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर अगर किसी जगह का बढ़ा तो एयर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। बेसिक फिजिक्स है, सिंपल सी बात है ये ज्योग्राफी में, कि अगर तापमान बढ़ेगी तो हवा जो है, हवा के मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेंड करेंगे। अब अगर हवा एक्सपेंड कर रहे हैं तो इनका जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, यानी जल को धारण करने की क्षमता, यानी मॉइस्चर को लेने की क्षमता, मॉइस्चर पकड़ने की क्षमता, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि होल्डिंग वाटर, होल्डिंग वाटर वेपर, ये वाला पार्ट भी बढ़ जाएगा। अब यहां तक लोग सही कनेक्शन बैठाते हैं। ठीक है, कि वाटर वेपर बढ़ जाएगा, वाटर वेपर ज्यादा कंटेन कर लेगा हवा, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। बट उन्हें लगता है कि ऐसे केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, बट ये गलत है। कैसे,
अब चूंकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर जो है ये बढ़ गया, इस कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गई। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा। जैसे अगर मैं लिखूं यह 1/2 और 1/3, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ गया इसलिए वैल्यू घट गई। वही चीज तो यहाँ हो रहा है। चलिए एक और बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट सपोज आपके पास ऑरेंजेस है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले लेट सपोज 4 लोग थे, ठीक है, 4 लोग थे, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने मिले पर हेड? अब बोलोगे 20 ऑरेंजेस थे तो 20/4 यानी 5 मिले। हर एक व्यक्ति को 5 संतरे मिले। अब अगर एक पर्सन बढ़ जाए, 5 लोग हो जाए, तब कितने ऑरेंजेस मिलेंगे हर एक व्यक्ति को? नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या हो जाएगा? 20/5 यानी 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंजेस का नंबर घट गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लोग बढ़ गए। वही बात है ना, सिंपल सी, कि जब आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में होल्ड करने का, वो अगर बढ़ जा रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? घट जा रही है। तो देखिए, तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप झिझके नहीं, ठीक है, बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछें, या मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक देता हूँ, वहाँ पे आपको मेरी आईडी भी मिल जाएगी, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये बात इन्होंने लिखी तो है कि बट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये तो मैंने आपको कंप्लीट क्लियर कर दिया। नाउ आगे देखते हैं। हाँ, ये बेसिक बातें तो आपको पता ही होगी कि कॉन्टिनेंटल पार्ट में जो है वो हम कोस्टल एरिया में, जो कोस्टल एरिया है, जैसे ये हमारा कोस्ट है, ठीक है, कोस्टल एरिया, यहाँ पे हम देखते हैं हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, इन सब चीज़ों पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब सेचुरेटेड एयर के बारे में बात करते हैं। संतृप्त हवा क्या होती है? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड नाम से ही पता चल रहा है सेचुरेट हो गई, मतलब भर गई, फुल हो गई। तो द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड। यानी हवा जो मॉइस्चर को कंटेन कर रही है, वो अपनी फुल कैपेसिटी से जब कंटेन कर लेती है, यानी पूरी हवा में कंप्लीट नमी भर जाती है, वाटर वेपर भर जाता है, तब हम उस एयर को सेचुरेटेड एयर कहते हैं। यानी अब इस तरीके के एयर में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं शामिल हो सकता, ये इनकेपेबल है। यानी एयर एट द गिवन टेम्परेचर इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। यानी अब कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं आ सकता, ऑलरेडी इनफ मॉइस्चर हो गया है, कंप्लीट भर गई है वो एयर, किससे? वाटर वेपर से। तो वैसे जो है वो कहलाते हैं सेचुरेटेड एयर। और जिस टेम्परेचर पे ये सेचुरेशन होता है, यानी वह टेम्परेचर, वह तापमान जिसमें जो एयर है वो कंप्लीट सेचुरेट हो जाती है, कंप्लीट वाटर वेपर से भर जाती है, वो पॉइंट कहलाता है ड्यू पॉइंट। इसे थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जब मैं आपसे कहता हूँ कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए उठ करके आते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा सीडीएस वाले पेपर में। तो खैर हम आगे ड्यू पर डिटेल में बात करेंगे ही। फिलहाल कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या है? तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की मात्रा है, ये सेम तो रहती नहीं है। हमें स्वयं पता है कि बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो नमी है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विड्रॉन ड्यू टू इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन रिस्पेक्टिवली। यानी इवापोरेशन जब हो रहा है, यानी इवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण जब हो रहा है, तो वाटर वेपर क्या हो रहा है? वाटर वेपर बढ़ रहा है, क्योंकि नमी की मात्रा बढ़ रही है हवा में। वाटर वेपर है ही क्या? जलवाष्प ही तो है, यानी हवा ही तो है। और हवा में ही नमी तो है। और घटता कब है? कंडेंसेशन से। बेसिकली ये जो नमी है वो वापस से, ये जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, ये वापस से जब संघनित होती हैं, जुड़ती हैं और वापस से लिक्विड फॉर्म में जाती हैं, वो कहलाता है कंडेंसेशन, संघनन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, वो इवापोरेशन कहलाती है। ये सब तो बहुत बेसिक साइंसेज हैं। आई होप आपको इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। किस कारण से होता है? हीट के कारण। टेम्परेचर बढ़ता है दिन के समय में, तो जो लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट कर जाता है? गैसियस फेज में। नाउ आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वेपराइजेशन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो वह तापमान जिसमें इवापोरेशन शुरू हो जाता है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए क्या कहा गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी सब्सटेंस का वो क्वांटिटी है, वो हीट की क्वांटिटी है जिसकी जरूरत पड़ती है, जिनसे आप बदल सकते हो यूनिट मास। किससे क्या बदल सकते हो वो आपसे पूछा गया है। तो मतलब एक लाइन का सवाल ये है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कन्वर्ट करता है? वेपराइजेशन की बात की जा रही है। हमें पता है वाष्पीकरण का मतलब ये है कि जो लिक्विड वाटर है ये कन्वर्ट होकर के गैस में बदलेगी, भाप में बदलेगी। तो इसका मतलब क्या है
कि लिक्विड टू वेपर आएगा, जो भी आएगा, तो ये सब तो होने से रहा, ठीक है। और ए और बी में देखते हैं, पहले में ये कहा गया विद अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, दूसरा कहा गया विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, बिना तापमान में परिवर्तन किए। यही चीज तो लेटेंट है ना, लेटेंट का मतलब ही है गुप्त, ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब ही है गुप्त ऊष्मा। अब ये है तो साइंस का पार्ट, बट ठीक है मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसे ब्रीफ में, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन रह ही जाती है। तो लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, हिडन हीट भी आप कह सकते हो। यहाँ पे रखी हुई है बर्फ, ठीक है, आइस जिसे कहते हैं, ठीक है, आइस। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं बर्फ को। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, लेट सपोज ये बर्फ माइनस में है, लेट सपोज -10 डिग्री है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा इस बर्तन का, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो बर्फ है ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उस केस में हमें पता है कि 0 डिग्री के बाद जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद फिर ये धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगेगी, ये हमारी आइस। तो इस केस में जब ये जो बर्फ है वो 0 डिग्री में पहुंच गया है, और भले ही हम कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है। कब तक, जब तक कि इसमें इतनी एनर्जी नहीं आ गई कि ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तब तक ये अपना टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, ठीक है। वही कहलाता है हिडन हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बर्फ है ये तब तक लिक्विड में नहीं बदलेगी जब तक इसके पास इनफ एनर्जी ना आ जाए, और इसके लिए हम इसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई करने के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट 0 डिग्री में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि हम हीट तो दे रहे हैं बट ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ये जो हीट के रूप में एनर्जी मिल रही है इस बर्फ को, इसे ये इस तोड़ने में लगा रहा है अपने पार्टिकल्स को। क्यों, ताकि ये लिक्विड में बदल सके। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। तो यही जो कहानी है, अच्छा इसे थोड़ा और मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ इस कहानी को। अब ये लिक्विड में बदल गया, ठीक है, लेट सपोज 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब अगेन हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 10 से 20 होगा, 30 होगा, इस तरीके से 100 डिग्री तक ये जाएगा। 100 डिग्री में हमें पता है पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी इसके बाद जो है भाप बनना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि 100 डिग्री तापमान चला गया है, अगर हम इसे हीट दें 100 डिग्री तक भी, तो कुछ टाइम तक ऐसा होगा कि टेम्परेचर जो है फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उस केस में ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें, वो गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए और भी कई सारी चीजें हैं, बट मैं साइंस के क्लासेस में इन्हें समझाना प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है, बिना तापमान बदले जो है लिक्विड से वेपर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाती है। वो आइस वाला एग्जाम्पल खैर आपको समझ तो आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, सेम ही सवाल है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, वीडियो पोस्ट करके आसानी से सवाल आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद वही बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। वाटर वेपर यानी जो गैसियस फेज है उससे जब लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ कंडेंसेशन कहलाती है, संघनन कहलाती है, जिसके कारण बादल बनते हैं। इसमें क्या होगा, हीट का लॉस होगा। जब जो नमी वाली हवा है, जब जो मॉइस्ट एयर है जिसमें मॉइस्चर है, ये जब ठंडी होती है, इट में रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर सीजेज, ठीक है, यानी अब ये फर्दर वाटर वेपर को नहीं होल्ड कर पाती। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी नमी है। तो उस केस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है एयर में, ठीक है, वो संघनित हो जाते हैं। मैं समझाता हूं, देखिए ये एयर है, इसमें वाटर के छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट जो है पार्टिकल्स हैं। अब इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर ऑलरेडी आ गया, तो एक टाइम पे क्या होगा, इन मॉइस्चर्स जो है ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी, संघनित हो जाएंगी। यही प्रोसेस कहलाएगी कंडेंसेशन। फ्री एयर में हम क्या देखते हैं कि ये जो संघनन हो रहा है ये स्मॉल पार्टिकल्स के ठंडे होने के कारण हो रहा है। अच्छा ये एक खतरनाक टर्म यहाँ यूज कर लिया गया, बट बहुत आसान बात है, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, मतलब बहुत ही माइन्यूट से जो कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंडेंस हो रहे हैं, संघनित हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है। आगे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड साल्ट फ्रॉम द ओशन आर पर्टिकुलरली गुड न्यूक्लियाई बिकॉज दे ऑब्जर्व वाटर। हाँ ठीक है, नमी सोखने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है, किनका, डस्ट का, स्मोक का। ये जो पार्टिकल्स हैं ओशन में, ये तो अच्छा न्यूक्लियाई का काम करेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा वाटर को रिटेन कर पाएंगे। अच्छा कंडेंसेशन तब भी होता है जब कोई ठंडी ऑब्जेक्ट ये कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो उस केस में भी हम देखते हैं। अच्छा ये पर्टिकुलर लाइन में आपको समझाऊंगा, अभी हम ड्यू पर बात करेंगे ही डेप्थ में। तो कंडेंसेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ कूलिंग पे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे।
और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनसे संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। जैसे पहला तो यही बताया गया है कि अगर जो एयर है टेम्परेचर उसका घट जाए, है ना, रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब अभी जैसे हमने देखा ना कि जो एयर है उसकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, मॉइस्चर को होल्ड करने की, और जिस टाइम पे ये पूरा भर जाएगी, सेचुरेट कर जाएगी, वो कहलाती है ड्यू पॉइंट। ठीक है, वही पर्टिकुलर टेम्परेचर कहलाती है ड्यू पॉइंट। तो उस केस में भी हम देखते हैं। उसके बाद जब बोथ जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही घट जाए, तो टेम्परेचर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये संघनित होंगे आपस में। इसके बाद यही सब बातें हैं, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू एवापोरेशन, यानी वाष्पीकरण हो रहा है तो इससे और मॉइस्चर ऐड हो रहे हैं। तो लेकिन सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है, वही तापमान में गिरावट। जैसे ही तापमान गिरेगा, जैसे ही हवा ठंडी होगी, तो उस केस में कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ये जो कंडेंसेशन हो रहा है ना, ये जो कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद यानी हवा जो है ये अगेन लिक्विड बन गई है, हवा में जो नमी है ऑब्वियसली ये लिक्विड बन गई है, तो इसमें जो वाटर वेपर और जो मॉइस्चर है किसमें, एटमॉस्फेयर में, वो रूप धारण करेंगे किसका, ड्यू का, फ्रोस्ट का, फॉग का और कोल्ड का। इन पर तो सेपरेट डिस्कशन है, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जब संघनन हो रहा है तब ये फॉर्मेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है, ड्यू देखने को मिल रहा है, फ्रोस्ट देखने को मिल रहा है, फॉग भी और क्लाउड भी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन पर। तो ये कंडेंसेशन है, क्या है, संघनन हो रहा है। किनका संघनन हो रहा है, मॉइस्चर का। कहाँ मौजूद है मॉइस्चर, एयर में। संघनन होकर के क्या बन रहा है, लिक्विड में ये चेंज हो रही है, और कुछ इनके फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे क्लाउड किसके रिजल्ट्स हैं, किनके रिजल्ट है, तो कंडेंसेशन के। इसी तरीके से और भी टर्म्स हमने देखे हैं। अब समझते हैं ड्यू को। ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस की बूंदें, है ना, ओस। ओस हम सबने ऑब्जर्व किया है, जो पत्तियों में जो पानी की बूंदें होती हैं ना, खास तौर से ठंडी के दिनों में हम देखते हैं, वो ओस कहलाता है। क्या है, कैसे बनता है, समझते हैं। तो ये वही इसकी डेफिनेशन है, जब जो नमी है ये डिपॉजिट हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट में, यानी पानी के बूंदों के रूप में। किन में, कूलर सरफेसेस में, चाहे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हों जैसे पत्ते वगैरह हो गए, आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी करा है, जैसे पेड़ की पत्तियां हो गई, ग्रास के ब्लेड्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से इनमें भी जो है ओस की बूंदें हमें देखने को मिलती हैं, तो इन्हें ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं। क्या कंडीशन है वो समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि ड्यू की जो कहानी है, कि आखिर ये ड्यू का फॉर्मेशन जो है वो क्यों हो रहा है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वाटर वेपर है, यानी जो जलवाष्प है, जो मॉइस्ट एयर है, यानी वैसी एयर जिनमें नमी है, ये कंडेंस करती है, संघनित करती है। तो ये जो संघनन है यही हमें पानी के बूंदों के रूप में पत्तों में देखने को मिलता है, और यही कहलाता है ड्यू। तो कब बनेगा ये ड्यू, तो जो टेम्परेचर जिनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, मतलब अब और एयर लिक्विड होल्ड, और अब और एयर नमी को होल्ड नहीं कर सकती, उस केस में हमें ड्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द टेम्परेचर टू विच मोइस्ट एयर मस्ट बी कूल्ड टू रीच सेचुरेशन, यानी जब सेचुरेशन आ जाए, हवा संतृप्त हो जाए, हवा में कंप्लीट जो है हम कह सकते हैं नमी भर गई है, ठीक है, मॉइस्चर भर गया है, उस केस में वो ड्यू पॉइंट कहलाती है। ठीक है, जैसे कंडेंस्ड वाटर की हमने बात करी कि पानी संघनित हो गया ड्यू के रूप में, और ये सॉलिड सरफेस में बन गया है, ठीक है, इस तरीके से बूंद के रूप में। तो ये था पूरा कंसेप्ट, आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ड्यू पॉइंट हमने देखा कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें हवा संघनित होती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ड्यू पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा, पहले सोचिए। इसका आंसर है ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री टेम्परेचर चला गया तो ओस की बूंदें कैसे बन पाएंगी, वो तो जम जाएंगी ना। लिक्विड पानी जो है ये 0 डिग्री से कम में तो जम जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछते हैं। अच्छा, इन चीजों में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, क्लियर स्काई, अगर हवा क्लियर नहीं रहेगी, अगर आसमान क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत सारे बादल रहेंगे, हवा अगर अशांत रहेगी, हवा में क्लैरिटी, काम एयर नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाली सिचुएशन है, तो उस केस में कैसे ड्यू बन पाएगी, कैसे ओस की बूंदें रुक पाएंगी। वो तो मॉइस्चर भी इधर उधर मूव करने लगेगा ना, जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर है वो। ठीक है, तो इस कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए हवा में। जितना ज़्यादा नमी होगा उतनी ज़्यादा हमें ओस की बूंदें देखने को मिलेगी। यही तो कारण है कि ठंडी के दिनों में हमें ओस की बूंदें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। और कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स, ठीक है, ये चीज़ें फेवरेबल कंडीशन बनाती हैं। अच्छा, ये पॉइंट तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया ना। मैं जितनी मर्जी समझा लूँ, बट बिना क्वेश्चन किए तो फील आएगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा नहीं।
देखिए सिविल सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि जो डीप ड्रॉप्स है यानी जो ओस की बूंदें हैं, ये क्लाउडी नाइट में यानी वैसी रात जिस रात बहुत ज़्यादा बादल होती है, उस केस में हमें डीप ड्रॉप्स क्यों बनते हुए नहीं दिखते हैं। पीसफुली ऑप्शंस को ऑब्जर्व करिए और इसके बाद आंसर देने का प्रयास करिए। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए पहला ये कहा जा रहा है क्लाउड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है यानी अवशोषित कर लेता है रेडिएशन को। कौन से रेडिएशन को? जो कि अर्थ के सरफेस से रिलीज होते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन रिलीज होते हैं ना, उन्हें क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है क्लाउड जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थ के रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। तीसरा ये कहा जा रहा है जो अर्थ सरफेस है इनमें लो टेम्परेचर है क्लाउडी नाइट्स में, इस कारण से। चौथा ये कहा जा रहा है क्लाउड जो है डिफ्लेक्ट कर देता है ब्लोइंग विंड को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डी ड्रॉप्स है क्या, ओस की बूंदें हैं क्या? ओस की बूंदें तो छोड़िए, कोई भी नॉर्मल बूंदें, पानी की बूंदें है क्या? असल में ये पानी के पार्टिकल्स हैं। और जब हम ओस के कंटेक्स्ट में ये चीज देखते हैं तो हमें पता है कंडेंसेशन के कारण हो रहा है। यानी जो वेपर हैं ये ठंडे हो गए हैं, इस कारण से ये आपस में मिल गए हैं और संघनित हो गए हैं। यानी एक बात तो साबित होती है कि थोड़ा तो ठंडा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, तभी जो है ड्यू ड्रॉप्स बनेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ठंडी के दिनों में ही ऑब्जर्व करेंगे ड्यू ड्रॉप्स को, ओस की बूंदों को। तो इसका मतलब हमें ठंडा टेम्परेचर चाहिए। ठंडा टेम्परेचर कब होगा? जब बादल रहता है ना, जब बादल रहता है उस टाइम पे हम, आपने सुना भी होगा, बहुत लोग कहते हैं कि आज बादल है ना इसलिए गर्मी ज़्यादा है। ये नॉर्मल गाँव में जनरली कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है कि बादल के केस में क्या होता है, वो अर्थ के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अर्थ से जो रेडिएशन निकल रही है उसे वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर उतना कम नहीं होता है बाकी दिनों के मुकाबले। ठीक है, टेम्परेचर गर्म ही रहता है। बादल वाले दिन वैसे भी काफ़ी गर्मी से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन जो है ये क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल सिविल सर्विसेज का है 1979 का। आई थिंक सिमिलर लाइन पे ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लेस ड्यू इज फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स, यानी बादल वाले रात जो है कम ड्यू फॉर्म होता है, यानी कम ओस की बूंदें बनती हैं। आपसे पूछा गया है इसका कारण। तो पढ़िए आप ऑप्शंस को और सॉल्व करने का प्रयास करिए। हालांकि अभी तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया ना कि क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है, जो रेडिएशन है बहुत धीमे होता है। ठीक है, क्योंकि बादल है तो बादल तो वापस से जो है रेडिएशन को हाँ स्लो कर देंगे। ठीक है, तो इस कारण से जो ऑप्शन सी सही है। अब इन क्वेश्चन को करने के बाद और एक्सप्लेनेशन के बाद अब इसे पढ़िए, बिल्कुल मक्खन की तरह ये आपको लगेगा। क्या कहा जा रहा है? वाटर ड्रॉपलेट डिपॉजिट हो रही है, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद कहा जा रहा है आइडियल कंडीशन क्या है? क्लियरस का है, अभी हमने देखा इसका रीजन क्या है। ठीक है, बादल बने रहेंगे तो क्या कहानी होगी वो भी हमने समझा। तो बहुत आसान है ये चीजें, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेते हैं तब। फ्रोस्ट की बात करते हैं। फ्रोस्ट क्या है? तो फ्रोस्ट क्या है, सबसे पहले इमेज दिखाता हूं फ्रोस्ट की। क्या है? आइस की एक पतली लेयर है। जब किसी सॉलिड सरफेस पे ये आइस की छोटी छोटी लेयर जम जाती है ना, इसे फ्रोस्ट कहते हैं। तो अभी हमने देखा संघनन के विषय में कि कंडेंसेशन होता है और ड्यू क्यों बनता है, कंडेंसेशन के कारण बनता है। हमने पूरी मैकेनिज्म समझी। क्या हो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी 0 डिग्री से कम हो जाए तापमान, ठंडी के टेम्परेचर में तो बन रहा है बट 0 डिग्री से कम हो जाए, क्या उस केस में ड्यू बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? फ्रोस्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है कि पानी जम जा रहा है और जो जमा हुआ पानी है, ठीक है, आइस के रूप में, उसे हम फ्रोस्ट कह रहे हैं। तो फ्रोस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री से कम हो। यानी ये कहा जा रहा है कि जो ड्यू पॉइंट है इज 8 और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट के भी कम देखने को मिलेगा ड्यू पॉइंट, तभी तो फ्रोस्ट बनेगा। अगर ड्यू पॉइंट ज्यादा रहा, अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ इंक्रीज कर दूं कि ड्यू पॉइंट जब ज्यादा रहा फ्रीजिंग पॉइंट से, तब क्या बनेगा? फ्रोस्ट बनेगा क्या? नहीं। तब क्या बनेगा उस केस में? उस केस में ड्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कहा गया ये ड्यू पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो, तभी तो वाटर लिक्विड में रहेगा, अदरवाइज जम जाएगा। तो जम जाएगा तो फ्रोस्ट बन जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को। मिस्ट, क्लाउड्स, इनसे काफ़ी सारे सवाल आए हैं। ये आप देख सकते हो, रिसेंटली फॉग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में। ठीक है, और क्लाउड्स के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको इन लेक्चर सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।